जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास एक नई एनर्जी के साथ नए साल की शुरुआत आइए प्राचीन भारत इतिहास के साथ करते हैं। तो हम सभी क्या पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हड़प्पा सभ्यता बोला गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता में कला। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता में कला के बारे में। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। और आप सभी PDF प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जो लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आप सभी के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। हड़प्पा सभ्यता में कला। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता में कला। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है कला के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो जानकारी का साधन क्या है? हड़प्पा सभ्यता में इनकी कला के बारे में हम लोग कैसे जानें? तो कला के बारे में जानने के लिए कैसे पता चला? तो मोहर, ये लोग जो लोग थे हड़प्पा के लोग, मोहर का प्रयोग करते थे। किस रूप में? जिसे मुद्रा भी बोला गया है। वो वस्तुओं को खरीदने के रूप में प्रयोग करते थे और इस पे क्या होता था? चित्र अंकित होता था। तो उसी चित्र से हमें प्राप्त यानी पता चलता है कि ये लोग किस कला में माहिर थे। जैसे मुहर पे देखिए पशु का चित्र मिलता है। इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि पशु का चित्र यानी पशु का जो है प्रयोग होता, उसमें पूजा जाता था। एक सींग वाले साड़ का प्रयोग किया गया है। तो मुहर से हमें जानकारी मिलती है। ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। हड़प्पा संस्कृति में जो अनेक मिट्टी की बनी मोहरें मिला है, मोहरे और मिट्टी और धातु की लघु मूर्तियां भी प्राप्त हुआ है। तो मूर्ति से भी हमें पता चला है। जैसे मानव की मूर्ति मिला है, तो इससे हम क्या जानेंगे कि मानव की मूर्ति जो बनाने में सक्षम थे, कला को जानते थे। और मुहर, तो मुहर मिला है हमें और मिट्टी और धातु की लघु यानी छोटी छोटी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से, जिनसे इनकी कला के स्वरूप के विषय में जाना जा सकता है। तो यानी ये जो मूर्ति मिला है और मुहर मिला है, इसी से इनके कला के स्वरूप के विषय में हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह है मुहर का चित्र। मुहर, इस पे देखिए हाथी का चित्र बना हुआ है और इस पे देखिए साढ़, इस तरह का। इसे क्या बोला गया? मुहर। इसी को मुद्रा भी बोला गया। इसी का प्रयोग मुद्रा के रूप में करते थे। और इस पे जो है ये सांकेतिक रूप में लिखा गया, कुछ लिखा गया है। इस लिपि को जो है अभी तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हो सकी है, यानी इसे जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो मुहर के बारे में जान लेते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में देखा जाए, उत्खनन से प्राप्त विभिन्न मुद्राएं हैं। मुहर को ही मुद्रा बोला गया है, ध्यान रखिएगा। तो विभिन्न मुद्राएं हैं। इनकी विशेषताओं में कहाँ से हमें मिला? उत्खनन से प्राप्त हुआ है मुद्रा। तो ये जो है विभिन्न मुद्राएं हैं और ये हमें उत्खनन से प्राप्त हुआ है। और ये मुद्राएं वर्गाकार या आयताकार होती थी। कैसी होती है? वर्गाकार और आयताकार हैं। इनकी संख्या लगभग 2000 है। कितना है? लगभग 2000 है। आयताकार और वर्गाकार है। और मोहर जो है या मुद्रा किस चीज़ की बनी होती थी? तो किस चीज़ की बनी होती थी? पकी हुई मिट्टी की बनी है। किस चीज़ की बनी है? पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी की बनी है। इन पर विभिन्न पशु पक्षी, वृक्ष, मानव आकृतियों का अंकन किया गया है। यानी मुहर पर जो है या मुद्रा जो है, इस पे किनका चित्र अंकित है? तो पशु पक्षी का, वृक्ष का और मानव आकृतियों का अंकन किया गया है। किस पे? मुहर पे। तो यहाँ तक क्लियर? समझ में आया? देखिए,
मुहर जो है कैसी होती थी, वर्गाकार या आयताकार, दो प्रकार के, इनकी संख्या लगभग 2000 है, 2000। और मुहर जो है किस चीज़ की बनी होती थी, तो पक्की मिट्टी की। किस चीज़ की, पक्की मिट्टी की। और इन पे चित्र किनका बना होता था, तो पशु पक्षी का चित्र बना होता था, वृक्ष का और मानव आकृतियों का चित्र जो है बना होता था। तो आगे बढ़ते हैं। और इस पे जो है चित्रलिपि अंकित है, मुद्राओं पर चित्रलिपि अंकित है, लेकिन इसे जो अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है, यानी पूर्ण रूप से जो है पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ देखिए, देखिए ये जो है इसी को बोला गया है चित्रलिपि अंकित है, ये कुछ लिखा गया है, इसे जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो मुद्राओं पर चित्रलिपि अंकित है, लेकिन इसे अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुआ है। याद रखिएगा चित्रलिपि। और मोहरों का प्रयोग जो है किस रूप में करते थे, तो व्यापारी जो होते थे, कोई सामान दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उस पर क्या करते थे, सील के रूप में प्रयोग करते थे। सील के रूप में समझते हैं ना, यानी कि कोई चीज़ सील हटा हुआ नहीं है तो समझ जाते थे कि ये सामान के साथ जो छेड़छाड़ नहीं हुआ है, सही रूप में जैसे भेजा गया है वैसा ही उसके पास जो है पहुंचा है। तो व्यापारी जो लोग होते थे सील के रूप में इसका प्रयोग करते थे। किसका, मुहर या मुद्रा का प्रयोग। जो मुहर है, मुहर का प्रयोग सील के रूप में करते थे। और किस रूप में होता था, तो संपत्ति के रूप में, संपत्ति के संबंध में इसका प्रयोग होता था। और परिचय पत्र के रूप में, ताबीज के रूप में। याद रखिएगा, व्यापारियों की सील के रूप में, संपत्ति के संबंध में, परिचय पत्र के रूप में, और या ताबीज के रूप में जो है प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था, मुहर का प्रयोग होता था। और इन मुहरों पर जो है अंकित पशु आकृतियाँ उच्च कोटि की कला, उच्च कोटि की जो कला का नमूना है, यानी इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है, एक कला को प्रदर्शित करता है। तो इन मुहर पर जो अंकित है पशु की आकृतियाँ उच्च कोटि की कला का नमूना है। एक मुहर में बैल की आकृति का अंकन अत्यंत ही आकर्षक है। एक मुहर मिला है, उसमें जो बैल की आकृति है बनाया गया है, अत्यंत ही क्या है, आकर्षक है। इन मोहरों पर एक श्रृंगी साढ़, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां का अंकन है। और किसका किसका चित्र मिलता है इस पे, तो एक सींग का साढ़, एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाला साढ़, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां का अंकन है। और मोहनजोदड़ो में आयताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार के मोहरे जो है प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में आयताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार की मोहर प्राप्त हुआ है। चनहुदड़ो में केवल वर्गाकार मोहरे ही प्राप्त हुआ है। चनहुदड़ो में वर्गाकार, केवल वर्गाकार मोहर प्राप्त हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मोहर है पशुपति की आकृति वाला, पशुपति की आकृति वाली जो मोहर है सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण मोहर क्या है, पशुपति की आकृति वाला मोहर सबसे महत्वपूर्ण है। पशु और मानव की आकृति के अंकन में पूर्ण कुशलता तथा कलात्मकता का प्रदर्शन किया गया है। यानी पशु की आकृति और मानव की आकृति के अंकन में पूर्ण कुशलता तथा कलात्मकता का प्रदर्शन किया गया, दिखाया गया है पूर्ण रूप से, यानी अच्छे तरीके से बनाया गया है इस पे। तो ये सब जो है कला के बारे में जानकारी के स्रोत है मुहर। तो मुहर से हमें पता चलता है कि इनकी कला कैसी थी। देखिए पशु आकृति, इस पे पशु का जो है चित्र बनाया गया है इस तरह से। तो यहाँ तक समझ में आया। देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में उत्खनन से जो प्राप्त विभिन्न प्रकार के मुद्रा मिला है। मुद्रा किसे बोला जा रहा है, तो मुहर जो है इसी को मुद्रा बोला जा रहा है। तो मुद्राएं प्राप्त हुआ है। अब मुद्राएं कैसी होती थी, किस प्रकार की, आकार इसका क्या था, तो वर्गाकार या आयताकार आकार के होते थे, वर्गाकार और आयताकार। और इनकी संख्या लगभग 2000 है।
और किस चीज़ की बनी होती थी? तो मिट्टी की। मिट्टी में भी कैसी मिट्टी? तो पकी हुई मिट्टी, यानी इसे आग में पकाया जाता था। पकी हुई मिट्टी की बनी होती थी, पकी हुई मिट्टी की जो है बनी होती थी मुद्रा। और इन पर जो है विभिन्न पशु पक्षी वृक्ष मानव आकृतियों का जो अंकन किया गया है। और मुद्राओं पर जो है चित्रलिपि अंकित होती थी। क्या? चित्रलिपि, जिसे अभी तक जो है पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुआ है। मोहरों का प्रयोग व्यापारियों किस रूप में करते थे? सील के रूप में। और संपत्ति के संबंध में प्रयोग होता था इसका, परिचय पत्र के रूप में प्रयोग होता था, और ताबीज के रूप में। याद रखिएगा, व्यापारी जो सील के रूप में करते थे मुहर का प्रयोग, और संपत्ति के संबंध में प्रयोग होता था, परिचय पत्र के रूप में, और ताबीज के रूप में भी मुहर का प्रयोग होता था। इन मोहरों पर अंकित पशु आकृतियाँ उच्च कोटि की कला का क्या है? नमूना है। यानी इन मोहर पर जो पशु की आकृति है उच्च कोटि की कला को दिखाता है, उच्च कोटि की कला का नमूना है। एक मोहर में जो है एक बैल की आकृति का अंकन जो है अत्यंत ही आकर्षक है। यानी एक मोहर पे बैल की आकृति को बनाया गया है जो देखने में एकदम बहुत ही आकर्षक लगता है। कैसा लगता है? आकर्षक है। इन मोहरों पर इन मोहर पर किनका चित्र होता था? तो एक श्रृंगी साड़, यानी एक सींग वाला साड़, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृतियाँ का अंकन है। मोहनजोदड़ो में आयताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार के जो है मोहरे प्राप्त हुई है। तो यहाँ तक क्लियर। चनहुदड़ो में केवल वर्गाकार मोहरें ही प्राप्त हुई है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो पशुपति की आकृति वाली मोहर। ये याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण मुहर जो है पशुपति की आकृति वाली मुहर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पशु और मानव आकृति के अंकन में जो है पूर्ण कुशलता दिखाया गया है तथा कलात्मकता का प्रदर्शन किया गया है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक पहला जो है मुहर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब भवन निर्माण कला के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भवन किस प्रकार से बनाते थे, कैसा भवन होता था। तो इस कला के जो श्रेष्ठ उदाहरण हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो इस कला के जो श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें प्राप्त हुआ है इस कला के उदाहरण। भवन निर्माण कला के उदाहरण हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को विशाल भवनों की कला भी ज्ञात थी, यानी ये लोग विशाल भवन बनाना जानते थे, इसकी कला भी जानते थे। और इनकी वास्तुकला जो है उच्च कोटि की थी, उच्च कोटि की थी वास्तुकला। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा को एक ही सिद्धांत पर बनाया गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो भवन निर्माण किया गया था एक ही सिद्धांत पे बनाया गया था, एक ही सिद्धांत पर बनाया गया था। और दोनों यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो भागों में बटे थे। कितने भागों में? 2 भागों में बटे हुए थे। दोनों के दुर्ग जो समांतर चतुर्भुजाकार हैं, यानी दोनों में जो दुर्ग मिला है, दुर्ग किसे बोला गया था? तो नगर जो क्या बताए थे प्रीवियस क्लास में, नगर जो 2 भागों में बटे थे, जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पूर्वी भाग जो था नीचे था उसे निचला नगर बोला गया था, और पश्चिमी भाग जो ऊंचाई पे था उसे ही दुर्ग बोला गया था। ऊंचाई वाले भाग को क्या बोला गया था? दुर्ग। तो दोनों के जो दुर्ग थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, दोनों में जो दुर्ग मिला है वो समांतर तथा चतुर्भुजाकार हैं, और दोनों जो है एक ही सिद्धांत पे बनाया गया था। मकान जो है प्राय एक प्रकार के हैं। देखा जाए तो मकान एक प्रकार के हैं सब, जिनमें सौंदर्य कला को स्थान नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मकान में बहुत सारा डिजाइन बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, इस प्रकार का सौंदर्य कला को स्थान नहीं दिया गया था। मकान को हवादार बनाते थे, इस प्रकार से बनाते थे कि धूप भी आ सके, यानी सूखकर बनाया गया है। सौंदर्य कला को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। मकान की नींव में सूखी ईंट का प्रयोग और दीवारों के निर्माण में
आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, किया गया है। मकान की नींव में जो सूखी ईंटों का प्रयोग किया गया है और दीवारों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। और नगर योजना में दो दोष थे। नगर योजना में दो दोष थे। पहला दोष क्या था कि भवनों के मुख जो है राजमार्ग की ओर ना खुलकर यानी ना बनाकर गलियों की ओर बनाए गए थे। भवन का जो मुख किस ओर बनाया गया था? राजमार्ग की ओर ना बना करके, यानी मुख्य सड़क जो था उस ओर ना बना करके गली की ओर खोला गया था, जो दरवाजा होता था मुख। दूसरा, नगरों की सड़कें कच्ची थी, यानी पक्की सड़क नहीं था। कैसा था? कच्ची सड़कें थी। तो ये दो दोष थे नगर योजना में। पहला, भवनों के मुख राजमार्ग की ओर ना बनाकर गलियों की ओर बनाए गए थे। दूसरा दोष क्या था? दोष यानी कि कमी। क्या कमी था? नगरों की सड़कें जो कच्ची बनी हुई थी, मिट्टी की होगी। तो यहाँ तक क्लियर। देखिए, भवन निर्माण इस प्रकार से जो है भवन बनाया गया था। ये ऊंचाई पर जो है इसे क्या बोला गया था? दुर्ग। और इसे निचला नगर बोला गया था, निचला नगर। तो इस प्रकार से भवन निर्माण करते थे। यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी से। देखिए, भवन निर्माण कला में क्या इसका उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो बोलिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं भवन निर्माण कला के उदाहरण। और हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे भवन निर्माण, विशाल भवनों की कला भी जानते थे, बनाना जानते थे भवन। और इनकी वास्तुकला जो होती थी उच्च कोटि की थी। वास्तुकला यानी भवन निर्माण कला को इसे वास्तुकला बोला गया है। और मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा को एक ही सिद्धांत पर बनाया गया था, यानी दो भागों में बटे थे नगर। एक था पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग जो था छोटा था, यानी ऊंचाई पर बना था, और जो पूर्वी भाग था बड़ा था, नीचे बना था, इसलिए इसे निचला नगर बोला गया। और पश्चिमी भाग को क्या बोला गया? दुर्ग। तो दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दोनों जो दुर्ग था समांतर और चतुर्भुजाकार हैं, दोनों के दुर्ग। और मकान जो होता था प्राय एक प्रकार के हैं और जिनमें सौंदर्य या कला को स्थान नहीं दिया गया है। मकान की नींव में किस ईंट का प्रयोग? सूखी ईंटों का प्रयोग। और दीवारों के निर्माण में आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। नगर नियोजन में दो दोष थे। भवनों के मुख जो राजमार्ग की ओर ना बना करके किस ओर बनाए गए थे? तो गलियों की ओर बनाए गए थे। और दूसरा, नगरों की सड़कें कैसी थी? कच्ची थी। याद रखिएगा, यहाँ हड़प्पा सभ्यता में नगरों की सड़कें कैसी थी? कच्ची थी। आगे बढ़ते हैं। मूर्ति कला। आप जानते हैं मूर्ति कला। तो मानव मूर्तियों के निर्माण में भी हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दक्षता प्राप्त कर ली थी, यानी मानव मूर्ति भी बनाना जानते थे ये लोग। तो बड़ी संख्या में मृद मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मृद मूर्तियाँ का मतलब क्या है? यानी मिट्टी की मूर्तियाँ। मृद मूर्तियाँ मतलब है मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है बड़ी संख्या में। जिनमें किसका किसका मूर्ति है? तो पुरुष की मूर्ति। इनमें पुरुष, नारी यानी स्त्री, पशु की मूर्ति, पक्षी की मूर्तियाँ है। तो इनमें किसका किसका मूर्ति है? पुरुष की मूर्ति, नारी, पशु, पक्षी की मूर्तियाँ है। और संभवतः इनका प्रयोग जो है पूजा तथा खिलौने के रूप में किया जाता था। यानी ये जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिला है, शायद ऐसा मानते हैं कि इनका प्रयोग जो है पूजा के रूप में करते थे, खिलौना के रूप में किया जाता था। लेकिन इनकी कला उतनी उच्च कोटि की नहीं है। यानी इनकी जो कला है, ये जो मिट्टी की मूर्ति मिला है, इनकी कला उतनी उच्च कोटि की नहीं है जितनी मोहरों पर मानव तथा पशु आकृतियों की है। यानी मुहर पे जो मानव और पशु की आकृति की कला जितना उच्च कोटि का है, उतना ये जो मिट्टी की मूर्ति मिला है इसका उतना उच्च कोटि का नहीं है कला। किसका उच्च कोटि का है? तो जो मुहर पे बनाया गया है मानव और पशु की आकृति का चित्र जो बना है, उसकी कला जो है उच्च कोटि की प्रतीत होती है। तो उतनी उच्च कोटि की नहीं है
लघु जो मृद मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है, इसकी कला उतनी उच्च कोटि की नहीं है जितनी मोहरों पर मानव तथा पशु आकृतियों की है। और मूर्ति कला का जो है श्रेष्ठ उदाहरण क्या है, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये जरूर याद रखिएगा। मूर्ति कला का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मूर्ति कला का श्रेष्ठ उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति। अभी दिखाते हैं, देखिए यह कांसे की नर्तकी की मूर्ति धातु की है और ये जो मिट्टी की है, मोहनजोदड़ो की मिट्टी की नग्न स्त्री मूर्ति और मोहनजोदड़ो की धातु की बनी नर्तकी की मूर्ति। और ये देखिए कांसे की मूर्ति, अरे मानव आकृति, मानव की आकृति, इस प्रकार का जो है चित्र बनाना जानते थे कला। तो ये हो गया मूर्ति कला। तो मूर्ति कला में मानव मूर्तियों के निर्माण में भी हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है दक्षता प्राप्त कर ली थी और बड़ी संख्या में लघु मृद मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है हमें, यानी मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है। इनमें पुरुष की मूर्ति थी, नारी की मूर्ति, पशु की मूर्ति और पक्षी की मूर्तियाँ। लेकिन शायद ये मूर्ति इस सब का जो है प्रयोग किस रूप में होता था, तो पूजा के रूप में करते थे और खिलौने के रूप में किया जाता था। लेकिन इनकी कला जो है उतनी उच्च कोटि की नहीं है जितनी मोहर पर मानव तथा पशु आकृतियों की है, उतनी उच्च कोटि की इस पे कला नहीं है। तो मूर्ति कला का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। और कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है यह बहुत ही आकर्षक है, अत्यंत ही आकर्षक है। इसे नृत्य मुद्रा में बनाया गया है। किस मुद्रा में, नृत्य मुद्रा में बनाया गया है, यानी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये देखिए नृत्य करते हुए दिखाया गया है इस प्रकार से। तो मूर्ति कला यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब चित्रकला के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग चित्रकारी करना भी जानते थे, यानी इसमें भी प्रवीण थे, एक्सपर्ट थे। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे चित्रकारी में भी प्रवीण थे और उनकी चित्रकारी के उदाहरण उनके मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन था उसे ही मृदभांड बोला गया है। मृदभांड का मतलब क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। उनकी चित्रकारी हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो मिट्टी के बर्तन देखिएगा उस पर जो चित्र बनाया गया है, तो मिट्टी के बर्तन से हमें प्राप्त होता है। देखिए इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन, इस पे देखिए कि चित्र बनाया गया है काले रंग से, लाल रंग से पॉलिश करते थे मिट्टी को और उसके बाद फिर काले रंग से जो चित्र बनाते थे। देखिए इस तरह के, इसे बोला गया मृदभांड। और दिखाते हैं, देखिए ये सब क्या है, मिट्टी के बर्तन उस समय बनाया जाता था और इस पे चित्रित किया जाता था। तो दो प्रकार के होते थे, एक चित्रित होता था, एक अचित्रित होता था, एक चित्रित और एक अचित्रित। उन्होंने बर्तनों पर किसका चित्र बनाते थे, तो मनुष्य का, पशु पक्षियों, वृक्षों यानी पेड़ पौधा का, ज्यामितीय डिजाइन, रेखा, इस तरह का रेखा का चित्र बनाते थे। तो उन्होंने बर्तनों पर मनुष्यों का चित्र बनाया, पशु पक्षियों, वृक्षों तथा ज्यामितीय डिजाइन अंकित की है। सिंधु निवासियों की मृदभांड निर्माण की कला निश्चित ही परिष्कृत थी, यानी विकसित थी। सभी मृदभांड चाक निर्मित हैं। चाक समझते हैं, चाक जो कुम्हार होता है, चाक पे जो बर्तन बनाते हैं उसे बोला गया। तो मिट्टी के बर्तन किस पे बनाया जाता है, चाक पे। तो सभी के सभी जितने मृदभांड थे किस पे निर्मित करते थे, तो चाक पर। तो सभी मृदभांड जो है चाक निर्मित हैं और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में दोनों प्रकार के यानी चित्रित और अचित्रित मृदभांड प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में दोनों प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुआ है। कौन सा, एक ऐसा मृदभांड जिस पे चित्र था, चित्रित, और जिस पे चित्र नहीं उसे क्या बोला गया, अचित्रित। तो दोनों प्रकार के जो है मृदभांड प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं। और मिट्टी के जो बर्तन था इस पे क्या करते थे,
लाल रंग का लेप करते थे, यानी लाल रंग से उससे पहले लेप कर देते थे और उसके बाद काले रंग से चित्र बनाते थे। कैसे? काले रंग से चित्र बनाते थे, याद रखिएगा। इसे बोला गया चित्रित। लाल रंग से लेप करते थे और काले रंग से चित्र बनाते थे, यानी ब्लैक एंड रेड वेयर। इस बर्तन को क्या बोला गया? ब्लैक एंड रेड वेयर, याद रखिएगा। वस्तुतः सिंधु सभ्यता मृदभांडों की डिजाइन तथा उनका चित्रांकन अत्यंत ही उच्च कोटि का है। इस प्रकार से देखा जाए तो चित्र कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो मृदभांड पे चित्र बनाया गया है। तो सिंधु सभ्यता के शिल्पकार गुड़िया बनाने में पारंगत थे। और जो शिल्पकार किसे बोलते हैं? जो यानी कोई भी वस्तुओं को बनाते हैं उसे शिल्पकार बोलते हैं। जैसे गहना जेवर बनाते हैं या बर्तन, ये सब शिल्पकार बोलते हैं इसे। जैसे देखा जाए, एक देखिए कारखाना मिला है चनहुदड़ो में, तो चनहुदड़ो में गुड़िया बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तक समझ में आया? देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, जरूर समझ में आएगा। देखिए क्या समझा रहे थे, यानी चित्रकला। तो चित्रकला के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो सबसे पहले बताना है कि जो मृदभांड का प्रयोग करते थे हड़प्पा के लोग, उसी पे कुछ चित्र बनाते थे। सिंपल से याद रखना है, मृदभांड का प्रयोग करते थे, उस पर चित्र बनाते थे और उसी से जो हमें चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है। तो चित्र किस चीज़ का बनाते थे? वो जो पशु पक्षी का बनाते थे और मानव की आकृति, देखिए पशु पक्षी का चित्र बनाते थे, लेकिन किस रंग से? तो लाल रंग से क्या करते थे? सबसे पहले बर्तन को रंग देते थे, उसके बाद उस पर काले रंग से चित्र बनाते थे। किससे? काले रंग से चित्र बनाते थे। इस तरह से देखिए, काले रंग से चित्र बनाते थे, लाल रंग से रंग देते थे। तो पशु का चित्र बनाते थे, पक्षी का चित्र बनाते थे। और तो दो प्रकार के होते थे, एक चित्रित मृदभांड और एक अचित्रित मृदभांड। चित्रित यानी जिसपे चित्र किया गया था, और अचित्रित जिसपे चित्र नहीं बना होता था। तो दोनों प्रकार के मृदभांड मिला है हमें। तो किसका चित्र बना हुआ था? देखिए मनुष्य का, बर्तनों पर मनुष्य का चित्र बनाते थे, और पशु पक्षियों का और वृक्ष का, और कुछ ज्यामितीय डिजाइन जैसे रेखा, इस तरह का चित्र रेखा का बनाते थे। ज्यामितीय डिजाइन समझते हैं ना? तो सिंधु निवासियों की मृदभांड निर्माण की कला जो निश्चित ही परिष्कृत थी, यानी विकसित कला थी चित्र निर्माण की कला। और ये लोग जो थे, मिट्टी के बर्तन चाक से निर्मित था। क्या था? चाक निर्मित था। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में दोनों प्रकार के मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दोनों प्रकार के, एक चित्रित और दूसरा अचित्रित मृदभांड जो है प्राप्त हुआ है। देखिए उन पर लाल रंग का लेप करते थे और काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। तो वस्तुतः सिंधु सभ्यता जो है मृदभांडों की डिजाइन तथा उनका चित्रांकन जो है अत्यंत ही उच्च कोटि का है। सिंधु सभ्यता के शिल्पकार जो थे गुड़िया बनाने में पारंगत थे, गुड़िया बनाते थे। और इनका कारखाना कहाँ से मिला है? तो चनहुदड़ो में गुड़िया बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं नृत्य शैली के बारे में। किसके बारे में? नृत्य शैली। तो हड़प्पा के लोग जो थे, यानी नृत्य संगीत से भी ये लोग परिचित थे। और नर्तकी की मूर्ति से ही पता चलता है, स्पष्ट होता है। नर्तकी की मूर्ति मिला है हमें, तो इसी से स्पष्ट होता है कि इस संस्कृति के लोग संगीत तथा नृत्य से अच्छी तरह से परिचित थे। यानी हमें क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिला है। तो नर्तकी की मूर्ति मिला, इसी से क्या पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो थे संगीत और नृत्य कला से भी परिचित थे। अनेक वाद्य उपकरण, वाद्य यानी बजाने वाला जो होता है वाद्य यंत्र, तो वाद्य उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वाद्य संगीत में भी पारंगत थे, यानी वाद्य संगीत भी बनाते थे, पारंगत थे वाद्य यंत्र। तो ये हो गया नृत्य संगीत। अब शिल्प कला के बारे में जानते हैं।
तो शिल्पकला में स्वर्णकार की कला जो अत्यंत ही उच्च कोटि की थी। स्वर्णकार यानी सोने से जो आभूषण बनाते थे, जिसे अभी हम क्या बोलते हैं, सोनार, तो इसी को बोला गया स्वर्णकार। तो इसकी जो कला थी अत्यंत ही उच्च कोटि की थी। क्या करते थे ये लोग, तो ये अनेक आकर्षक डिजाइनों के आभूषण बनाते थे। क्या बनाते थे, आभूषण। तांबा तथा कांसा, तांबा तथा कांसा की वस्तुओं के बनाने तथा शंख, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थरों के कार्यों की भी शिल्प कला उच्च कोटि की थी। यानी तांबा, कांसा, ये सब की वस्तुओं के बनाने तथा शंख, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थरों के कार्यों की भी शिल्प कला क्या थी, उच्च कोटि की थी। यानी तांबा से कोई वस्तु बनाया जाता था, कांसा से वस्तु बनाया जाता था। कांसा का प्रयोग यहाँ होता था, इसीलिए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला गया है। ध्यान रखिएगा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला गया, कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला गया, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है इसे। तो तांबा और कांसा का प्रयोग करते थे ये लोग, और इसका प्रयोग से क्या बनाते थे, वस्तुओं को बनाते थे। और शंख, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थरों के कार्यों की भी शिल्पकला क्या थी, उच्च कोटि की थी। अब जानते हैं लिपि के बारे में। हड़प्पा की लिपि, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि, हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी लिपि को जो अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को जो है पूर्ण रूप से पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सिंधु लिपि के लगभग 400 चिन्ह ज्ञात हैं। इस लिपि के कितना चिन्ह ज्ञात हैं, 400 चिन्ह ज्ञात हैं, जिनका मोहरों पर एक अथवा दो पंक्तियों में अंकन किया गया है। एक या दो पंक्ति में दिखाया गया है मोहर पर। तो सिंधु लिपि के लगभग 400 चिन्ह ज्ञात हैं, जिनका मोहरों पर एक अथवा दो पंक्तियों में अंकन किया गया। अंकन यानी दिखाया गया है, उस पर अंकित है। और कालीबंगा में प्राप्त खंडित मृदभांडों के आधार पर अनुमान किया गया है कि लिपि की पहली पंक्ति बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और दूसरी पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देखिए, कालीबंगा में कुछ प्राप्त खंडित मृदभांड जो मिला है, उसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि लिपि जो है कैसी लिखी जाती थी। पहली जो पंक्ति है इसका बाएं से दाएं लिखा गया है। क्या, बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, तथा दूसरी पंक्ति दाएं से बाएं लिखी गई है, यानी राइट से लेफ्ट। इस लिपि में संकेतात्मक चित्रलिपि का प्रयोग किया गया है। इस लिपि में जो किसका प्रयोग किया गया है, संकेतात्मक चित्रलिपि, जिसे दिखाए थे एक बार, देखिए यहाँ पे कहीं है, हाँ ये देखिए, लिपि संकेत बना करके जो इस पे दिखाया गया है। इसे जो अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुआ है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये देखिए, तो किसका प्रयोग किया गया है, संकेतात्मक चित्रलिपि का जो है प्रयोग होता था इस पे। अभी तक कुल मिलाकर 2467 वस्तुओं पर लिपि के संकेत पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता, आप जानते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो अनेक प्रकार इसमें विद्वान जो है सबका जो अलग अलग मत है। कुछ लोग आर्य को मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे, कुछ लोग मानते हैं कि सुमेर सभ्यता से इनका उद्भव हुआ, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इसका जो मूल है द्रविड़ मूल के हैं, और कुछ लोग क्या मानते हैं कि स्थानीय मूल के हैं। तो अलग अलग विद्वान जो है इनका मत है कि सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन थे, अलग अलग मत है। तो आइए जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। देखिए, ध्यान से समझते चलिएगा। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, यह एक अत्यंत ही जटिल और विवादास्पद प्रश्न है। तो सुमेर सभ्यता से उद्भव, तो कौन विद्वान जो थे सुमेर सभ्यता से उद्भव मानते हैं,
तो गोल्डन चाइल्ड याद रखिएगा, गोल्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर जो है आदि, ये लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव जो सुमेर सभ्यता से हुआ है। यानी ये लोग क्या मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव जो है किस सभ्यता से मानते हैं, सुमेर सभ्यता से हुआ है। किस आधार पर, आखिर एक किस आधार पर मानते हैं? तो उनका मानना है कि दोनों सभ्यताओं में कुछ एकरूपता ना होते हुए भी कुछ समानता है। यानी दोनों सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सुमेर सभ्यता, दोनों में तो एकरूपता नहीं है, फिर भी कुछ समानता है। तो इसी समानता के आधार पर वो बोलते हैं कि ये जो सिंधु सभ्यता का उद्भव सुमेर सभ्यता से मानते हैं। वो समानता क्या है, आइए देख लेते हैं। तो समानता है दोनों सभ्यताओं में नगर जीवन का विकास। वो बोलते हैं कि समानता नगर जीवन का विकास दोनों में सेम देखा गया, और कांस्य ताम्र पाषाण के लघु उपकरण प्राप्त होना दोनों में प्राप्त हुआ है। कांस्य और ताम्र पाषाण के उपकरण, चाक निर्मित मृदभांड भी मिला है, भवनों के निर्माण में कच्ची पक्की ईंटों का प्रयोग आदि, ये सब जो है समानता मानते हैं, समानताएं हैं। लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में कुछ अंतर है, कुछ आधारभूत जो है अंतर है। वो अंतर क्या है देख लेते हैं। देखिए अंतर क्या है, तो दोनों सभ्यता में अंतर क्या है। सिंधु सभ्यता में नगर का जो है सुनियोजित निर्माण है और सड़क जो ग्रिड प्रणाली पर है। यानी हड़प्पा की सड़क किस प्रणाली पे था, तो ग्रिड प्रणाली पे, जबकि सुमेर सभ्यता में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, नहीं पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में नगर का जो सुनियोजित निर्माण है, यानी एक योजनाबद्ध तरीके से निर्माण किया गया है। घर, भवन, नाले, इस सब सड़क, इस सब का जो ये एक साथ योजना बना करके जो है निर्माण होता था। तो इसका जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है सुमेर सभ्यता में। और सड़क जो है ग्रिड प्रणाली पे है, जबकि सुमेर सभ्यता में ऐसा नहीं पाया जाता। ये अंतर है। धातु उपकरणों तथा मृदभांडों व मूर्तियों को भी लेकर अंतर है। यानी धातु के उपकरण और मृदभांड व मूर्तियों में भी अंतर है। और सुमेर की लिपि जो कीलाक्षर है और जिसमें 900 चिन्ह है, और सिंधु लिपि चित्रमयी है, यानी इस पर चित्र बना है जिसमें 400 चिन्ह है। तो ये अंतर है। तो यहाँ तक समझ में आया। देखिए, यानी सुमेर सभ्यता से उद्भव कौन लोग मानते हैं, गोल्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का जो उद्भव यानी निर्माता सुमेर सभ्यता के लोग थे, यानी इसी से इसका उद्भव हुआ है, ये लोग मानते हैं। और एक किस आधार पे मानते हैं, वो बोलते हैं कुछ समानता बताते हैं कि दोनों सभ्यता में नगर जीवन का विकास था, काष्ठ ताम्र पाषाण के लघु उपकरण का प्राप्त होना दोनों जगह से, चाक निर्मित मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, और भवनों के निर्माण में कच्ची पक्की ईंटों का प्रयोग, ये सब जो समानताएं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मूलभूत अंतर हैं। और मूलभूत अंतर क्या है कि यहाँ पे जो एक योजनाबद्ध तरीके से निर्माण किया गया था नगर का, जो सुमेर सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। और सड़क जो था ग्रिड प्रणाली पे था, जो सुमेर सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। ये अंतर है। और धातु के जो उपकरण था, मृदभांडों व मूर्तियों को भी लेकर अंतर है। सुमेर की लिपि कीलाक्षर है जिसमें 900 चिन्ह है, और सिंधु की लिपि जो चित्रमयी है जिसमें 400 चिन्ह है। ये अंतर है। तो आखिर कौन लोग थे सिंधु सभ्यता के निर्माता? तो आइए, कुछ विद्वान मानते हैं आर्य निर्माता थे। यानी कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता जो थे आर्य लोग थे। किनको मानते हैं? आर्य को मानते हैं। लेकिन क्या यह मानना सही है? जबकि ऐसा देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के जो 4700 साल पूर्व की कहानी है, और आर्य लोग जो आते हैं लगभग कितना साल पहले, 3500 साल पहले। तो बताइए, ये तो बाद में आए। तो इसको स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि अधिकांश विद्वान सिंधु सभ्यता को आर्यों के आने से पूर्व की सभ्यता मानते हैं। यानी आर्य लोग के आने से पहले की सभ्यता यह है। तो कैसे मान सकते हैं कि आर्य इनके निर्माता थे सिंधु सभ्यता के? तो ऐसा नहीं माना जा सकता है। और कुछ विद्वान द्रविड़ मूल के मानते हैं, द्रविड़ मूल के मानते हैं। जैसे देखा जाए राखालदास बनर्जी,
राखालदास बनर्जी और व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ मूल को मानते हैं। किसे मानते हैं? द्रविड़। अब आइए आखिरी स्थानीय मूल। तो सबसे ज़्यादा अधिकांश विद्वान लोग जो इसी को मानते हैं स्थानीय मूल का, तो अधिकांश विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता स्थानीय विकास के जो है फलस्वरूप हुई, यानी स्थानीय विकास के फलस्वरूप ही इसका विकास हुआ सिंधु सभ्यता का। इनमें विद्वान में कौन कौन है? तो स्टुअर्ट, टेल्स, डॉक्टर रफीक, अमलानंद घोष, प्रोफेसर एस आर राव प्रमुख हैं। इन मान्यता के अनुसार यह संस्कृति भारतीय मूल की है। देखिए, कुछ लोग तो सुमेर सभ्यता मान रहे थे, कुछ लोग द्रविड़ मानते थे, कुछ लोग आर माने, लेकिन अधिकांश विद्वान जो है इस मत को स्वीकार करते हैं कि स्थानीय मूल के हैं, ये जो भारतीय मूल के हैं, यह संस्कृति भारतीय मूल की थी। लेकिन साथ ही इसका सुमेर आदि पश्चिमी सभ्यताओं से आदान प्रदान होता था, यानी व्यापार होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी उससे भी जो है संबंध था। तो सुमेर आदि पश्चिमी सभ्यताओं से आदान प्रदान हुआ था। इसे भारतीय मूल मानने का कारण क्या है? तो इसे भारतीय मूल मानने का कारण है अनेक तत्व जो मौलिकता का परिचय देते हैं। इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक तत्वों को देखा जाए तो मौलिकता यानी यहीं का स्थानीय मूल का परिचय देते हैं। वो क्या है? जैसे देखा जाए बलूचिस्तान, सिंधु यानी सिंध प्रांत और पंजाब में सिंधु सभ्यता के विकास के जो है पूर्व ग्रामीण सभ्यताएं इस विस्तृत क्षेत्र में विकसित थी। याद कीजिए, यदि आप वीडियो जो है क्रम से देख रहे हैं तो जरूर याद होगा कि सबसे पहले पढ़ाए थे क्या? पूर्व हड़प्पा सभ्यता। तो पूर्व ग्रामीण सभ्यता जो है यहाँ देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, इससे पहले पूर्व ग्रामीण सभ्यता हमें देखने को मिलता है। कौन से क्षेत्र में? बलूचिस्तान, सिंधु और पंजाब में सिंधु सभ्यता के विकास के पूर्व भी एक सभ्यता थी। तो इस विस्तृत क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसी क्षेत्र में। तो निश्चित ही उनमें सिंधु सभ्यता के मूल को खोजा जा सकता है, यानी सिंधु सभ्यता के जड़ जिसको बोलते हैं ना, मूल यानी कि जड़ को खोजा जा सकता है। कहाँ? ये जो ग्रामीण सभ्यता इससे पहले जो थी, यानी कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता, इसमें सिंधु सभ्यता के मूल को खोजा जा सकता है। इन ग्रामीण संस्कृतियों के लोग कृषि और पशुपालन से जो अच्छी प्रकार से परिचित थे, यानी ये जो ग्रामीण सभ्यता के लोग थे कृषि भी जानते थे और पशुपालन भी जानते थे। और इनमें द्विरंगी मृदभांड परंपरा अस्तित्व में थी जो सिंधु सभ्यता के निर्माण कला की जननी हो सकती है। और इनमें द्विरंगी यानी दो रंग वाला मृदभांड परंपरा भी जानते थे, जो क्या हो सकता है सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिलता है। तो सिंधु सभ्यता के निर्माण कला की जननी हो सकती है। कोटदीजी और कालीबंगा की सिंधु सभ्यता पूर्व की बस्तियां कच्ची ईंटों के परकोटे से घिरी थी, यानी इससे पहले जो सभ्यता थी कोटदीजी और कालीबंगा की सिंधु सभ्यता की पूर्व की जो सभ्यता थी उसमें देखा गया कि कच्ची ईंटों के जो चारों ओर चार दीवारियां थी कच्ची ईंटों से घेरा गया था। इसका प्रमाण हमें मिलता है और इसी का प्रमाण हमें बाद में भी देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इस प्रकार पूर्व सिंधु सभ्यता में नगरीय आरंभ यानी नगरीकरण जो आरंभ हो चुका था। तो ये सब कारण है जिसके कारण जो है स्थानीय मूल को स्वीकार किया गया। अधिकांश विद्वान इसे ही मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारतीय मूल की है। अंतिम रूप से याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो भारतीय मूल की है और इसे ही स्वीकार किया गया। क्यों? कि इससे पहले लेकिन इसका जो है संबंध सुमेर सभ्यता से भी था, क्योंकि आदान प्रदान होता था वस्तुओं का। और इसकी मौलिकता को खोजा गया है किसमें? तो इससे पहले जो ग्रामीण सभ्यता थी इसमें इसके जड़ को खोजा गया है। तो पूर्व ग्रामीण सभ्यता का इसी का जो जब विकास हो जाता है, इसी का विकास हो जाता है तो इसी को बोलते हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता। तो इनका मानना है कि
यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता थी जो ग्रामीण थी, मृदभांड का प्रयोग करती थी, नगरीय जीवन का आरंभ हो चुका था। इसी कारण से मानते हैं कि भारतीय मूल का था, यानी इसका निर्माता आर्य नहीं थे, सुमेर के सभ्यता से भी उद्भव नहीं हुआ। यह जो एक भारतीय सभ्यता है, क्या है, भारतीय सभ्यता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। गुड बाय।